ना हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कल हमने कवर किया था ट्रांसपोर्टेशन में कल कवर कर लिया था कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अभी आज कोई रिवीजन हम नहीं करा रहे उसका कि कैसे होता है। किसी को कोई क्वेरी होगी पर्सनली पूछना। पूरा फोर्स इफेक्ट लास्ट लास्ट में कंक्लूड करा देंगे जब दोनों का कंपेयर कराएंगे आज। ठीक है, अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं करा रहे। क्लियर। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ यही वाला पोर्शन आज लेंगे, इसके बाद रह जाएगा आपका रेगुलेशन और डिजीज। एक मिनट देखने दो मुझे पीडीएफ। रेगुलेशन एंड डिजीज, और एज पर एनसीईआरटी कल की क्लास में ये कवर हो जाएगा। एक क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगी जिसमें एक्स्ट्रा डिजीज वगैरह हम लोग बात करेंगे, बट रेगुलेशन एंड डिजीज कल हो जाएगा कवर। क्लियर। और कल हो तो जाएगा लेकिन शाम हो जाएगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मंडे से क्लास का टाइम मैंने चेंज कर दिया है, तो सुबह ही मिलेंगे आपको एकदम बढ़िया। 11 बजे मिलेंगे, 11:15 12:30 तक, 12:15 12:30 तक आपको छोड़ दिया करें। तो एकदम कोई भी परेशान मत हो कि ये शाम के टाइम क्लास और ये वो। देखते हैं अपन। ठीक है, तो अच्छे से करते हैं अभी स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता होना चाहिए, माइंड में हमारे दो तीन चीजें सेट होनी चाहिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है। आपने जो टेबल और जो फिगर इमेज देखा है उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे PCO2 की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, ये सब एकदम अच्छे से आपको आज पढ़ने के पहले क्लैरिटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये आ जाती है कि CO2 आ कहाँ से रहा है। तो आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑलरेडी कवर्ड है, और सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाते वक्त ही मैंने कहा था कि चाहे आप प्लांट के सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर लो, आप फंजाई की बात कर लो, आप माइक्रोब्स की बात कर लो, प्रोसेस वही है। ग्लाइकोलिसिस इज यूनिवर्सल पाथवे। ठीक है बच्चा। तो हमें पता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा वो प्रोसेस तो चलेगी बढ़िया से, तो वो प्रोसेस का ही बाई प्रोडक्ट है CO2। ठीक है, सॉरी बेटा। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हम लोग जो मेथड वगैरह देखे पूरा, उसमें हम ATP को जनरेट कर रहे थे ना। क्लियर है, याद आ रहा है ना, सब सही है। तो बाई प्रोडक्ट ही इसमें आपका रिलीज हो रहा है CO2। दैट इज द सोर्स, दैट इज द सोर्स, और यही मेटाबॉलिक वेस्ट है। यही मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको आपको एक्सेल करके बॉडी के बाहर निकालना है। अभी देखो बता दे रही हूँ रीजन, यही रीजन से कॉन्सेप्ट बनता है और यही कॉन्सेप्ट से MCQ सॉल्व होते हैं। क्लियर। दिस इज मेटाबॉलिक वेस्ट जो हर सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। हर सेल के अंदर प्रोड्यूस है CO2, और एवरीवेयर दैट देयर इज प्लाज्मा। प्लाज्मा है तो वाटर है। CO2 और H2O रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड बना तो आपका पीएच हो गया एसिडिक। पीएच हो गया एसिडिक तो आपको कहानी पता है, वहां पे मल्टीपल रिएक्शन चल रहे हैं। एंजाइम्स उन रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, और एंजाइम्स बहुत ही स्पेसिफिक पीएच पे काम करने वाले होते हैं। आपने अगर पीएच कर दिया वेरी, तो एंजाइम की फंक्शनैलिटी हो जाएगी डाउन, या वो पूरा ही नॉन फंक्शनल हो सकता है। तो एक बहुत सीवियर कंडीशन हो सकती है जो आप सोच नहीं पा रहे हो, बियॉन्ड द लिमिट की सेल के अंदर की मेटाबॉलिज्म पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर टाइम टू टाइम इस CO2 को ट्रेवल नहीं कराया गया। इतना क्लियर है सबको। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सेलुलर रेस्पिरेशन, जनरल प्रोसेस, फर्मेंटेशन की अभी बात नहीं कर रहे हैं अपन, सिंपल एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा। रेस्पिरेशन आप पढ़ रहे हो चैप्टर, रेस्पिरेशन भी ब्रॉडर वे है, उसमें ब्रीदिंग फिनोमेना प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों वर्क करते हैं। तो आपको CO2 को आप निकालना है बाहर और उसकी प्रोसेस समझनी है। तो ग्लूकोज हुआ ग्लाइकोलिसिस से, पायरुवेट अंदर, क्रेब्स साइकिल वो सारा। ठीक है, गेटवे रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये सब अच्छे से दिमाग में आना चाहिए। टोटल यील्ड भी ध्यान में रहनी चाहिए। इसके बाद आपका जो बाई प्रोडक्ट है CO2, अभी इस पे फोकस करना है। इसको हमने सेल से बाहर करना है, फिर टिश्यू से बाहर करना है, फिर ब्लड में लाना है, मतलब ब्लड टिश्यू तक लाना है। ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, एंड ब्लड टिश्यू से एल्वलाई ले जाना है। एल्वलाई मतलब वो लंग्स की पल्मोनरी कैविटी में चला गया। ठीक है, लंग्स कैविटी में गया, एंड देन अगेन रेस्पिरेटरी और कंडक्टिंग पाथवे को फॉलो करते हुए नेजल पैसेज के होते हुए पूरा नॉस्ट्रिल से एयर को बाहर कर देना है। ओके,
इस फिनोमेना में तो कहीं कोई डाउट नहीं है, क्या क्या मसल्स इन्वॉल्व हो गई, क्या क्या ऑर्गन कहाँ पे ये हो रहा है, ये सब एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? एनीवन? एनी डाउट? एलम आयुष फरेया इकरा केतकी मनाली निनाद प्रफुल्ल श्रेय। और बिना घबराए अपन वॉरियर की तरह एकदम रहेंगे। अगर हम कल रात तक भी खत्म किए हैं तो परसों हम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वी आर द काइंड ऑफ स्टूडेंट जो डेली पढ़ते हैं। हम डेली पढ़ने वाले हैं, हम एग्जाम के पहले पढ़ने वाले नहीं। क्लियर? तो चैलेंज की तरह लो इस बार के टेस्ट को और बढ़िया बढ़िया से फोड़ फाड़ के आ जाना। ठीक है? फिर भी मैं कंसीडर करूंगी मार्क, और जेन्युइन गलती एक्सेप्टेड होगी। चलो अब बात करते हैं कि जो ये प्रोसेस था, इसी प्रोसेस से CO2 रिलीज हो रहा है, तो जिसे लिखना होगा वो लिख लेगा, अदरवाइज मैं ब्रेन में है तो लिखने की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल मेटाबॉलिज्म इन द माइटोकॉन्ड्रिया। द अमाउंट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्या प्रोडक्ट लिया था वो सब याद है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वो सब। एंड द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबोलाइज, कौन मेटाबोलाइज्ड हो रहा है, इन सब पे डिपेंडेंट होगा। क्लियर? अभी एनसीईआरटी वाला पॉइंट पहले देख लेते फटाफट। क्या कह रहा है एनसीईआरटी? कि CO2 इज कैरिड बाय, नहीं एनसीईआरटी नहीं देखते, ये डायरेक्ट आपको कैरी कराते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देख लो। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं, बढ़िया से पढ़े हुए, इसको हम स्किप करते हैं अभी। द अमाउंट इज अबाउट 200 to 220 ml पर मिनट। मिनट -1 समझ में आ रहा है ना? दिस इज पर मिनट। पॉजिटिव करोगे पावर को तो वो नीचे आ जाते, डिवाइड के नीचे। व्हेन एट रेस्ट एंड ईटिंग अ मिक्स्ड डाइट, द अमाउंट इज अबाउट 200 to 220 ml पर मिनट व्हेन एट रेस्ट एंड ईटिंग अ मिक्स्ड डाइट। मिक्स्ड डाइट मतलब आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी है, ऑयल भी है, प्रोटीन भी है। दिस यूटिलाइजेस 80% ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, गिविंग अ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 0.8। 0.8। अब आज के लिए होमवर्क नोट डाउन करना। कार्ब का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का कितना है, क्लियर, लिपिड का कितना है, फैट का कितना है मतलब, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितना है, ये सब मुझे सेंड करोगे। ये सब किया हुआ है। और कोई ऑर्गेनिक एसिड लिया अगर एज अ फूड रेस्पिरेटरी मटेरियल तो कितना आएगा, ये सब आज के होमवर्क में, बस इतना ही होमवर्क है, बाकी आप MCQ सॉल्व करते रहना। ठीक है? और इसको ग्रुप में सबमिट करना। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू याद होगी, रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। ये था RQ वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ, जो बाहर निकल रहा है, प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो अंदर इनटेक हो रहा है। क्लियर? ठीक है? इन दोनों का रेशियो ही RQ वैल्यू आ जाता है, जो बहुत अच्छे से सब पढ़े हुए हो तुम लोग, कि सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट है, एरोबिक डिपेंडेंट है, एनारोबिक डिपेंडेंट है, अलग अलग कंडीशंस पे ये वर्क करेगा। तो CO2 कहाँ से आती है, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। CO2 कितनी आएगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किस रेट में वो RQ वैल्यू क्या दे रहा है, इसमें भी आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वो पोर्शन है जो आपने सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? ये होमवर्क कर लोगे, सबका रिवाइज हो जाएगा। इसको करने के लिए तुम पीछे जाओगे ही, रिवीजन हो जाएगा, 10 मिनट लगेगा हार्डली RQ वैल्यू पढ़ने में। सो इसको कर लेना आज। अब एनसीईआरटी का पॉइंट देखते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है, मार्क करना। एनसीईआरटी, CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन। अब देखो, हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है CO2 को, कंडीशन लिखना है, CO2 विथ हीमोग्लोबिन नोन एज कार्बा कार्बामिनो कार्बामिनो कुछ भी बोल सकते हो, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है? कार्बन प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है? कार्बन प्लस हीमोग्लोबिन, तो यू कैन सिंपली राइट HB। HB देखो, अभी अभी मीटिंग करके आ रही हूँ, थोड़ा सा पैनिक हो जाता है कभी कभी। ठीक है? HbCO2 कॉम्प्लेक्स बन गया ये, कोई दिक्कत? वहां पे क्या बना था, HbO2 बना था। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो कार्बो हीमोग्लोबिन होगा तो बेटा जी गलती हो जाएगी, और ऑप्शन में आता है वो।
दैट इज नॉट कार्बो हीमोग्लोबिन, दैट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कैसे बनता है अभी बात करेंगे, समझ गए। अबाउट 20 to 25%। तो ये वाला ट्रांसपोर्ट कितना हो गया, कितना परसेंटेज है, 20 to 25। और जब स्पेसिफिक पूछ रहा हो, रेंज में आपको 23 दिया हो, देन यू विल क्लिक द 23। चलो अभी यहाँ पे अपन रेंज की बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 20 to 25%। ये एनसीईआरटी के पॉइंट निकाल रहे हैं। ट्रांसपोर्टेड वाया द in form of carbaminohemoglobin. This binding is related to the this binding is related to the partial pressure of CO2 and पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO2 ज्यादा होगा, देखो हीमोग्लोबिन को समझने के लिए सिंपल सी बात एक बार बताई थी पहले भी, कि कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, तो हीमोग्लोबिन उसके साथ बाइंड हो जाएगा। ऑक्सीजन है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। एंड पार्शियल प्रेशर अगर CO2 का ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा। तो समझना बात को, पार्शियल प्रेशर CO2 का कहाँ ज्यादा होगा, टूवर्ड्स द टिश्यू साइड, टूवर्ड्स द सेल साइड। क्लियर। टिश्यू को ब्लड की सप्लाई जा रही है तो टूवर्ड्स द टिश्यू साइड आप रखो अपने माइंड में। वहां पे जब ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया है तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, लो डाउन हो गया, कम हो गया। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ऑलरेडी हीमोग्लोबिन फ्री हो गई है क्योंकि वो ऑक्सीजन को छोड़ी है। तो वहां पे 20 to 25% ही हीमोग्लोबिन कार्बन को लेती है। अब माइंड में ये आना चाहिए, जब आप बोल रही हो कि ऑक्सीजन खाली हो जा रहा है तो 20 to 25% ही क्यों ले रही है, 97% तो ऑक्सीजन को लेके गई थी, तो एटलीस्ट भैया 90% 70% ही ले ली, इतना कम क्यों ले रही है। तो उसके लिए मैंने पॉइंट बताया है, और वो सब पॉइंट आपके एनालिटिकल पॉइंट है बेटा। CO2 की सॉल्युबिलिटी इज हायर, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज हायर, हायर है, तो वो सॉल्युबल फॉर्म में भी जाएगा। वो कार्बोनिक एसिड बना रहा है, वो कार्बोनेट के फॉर्म में भी जाएगा। तो सारे फॉर्म आपको ध्यान रखना। और हीमोग्लोबिन पसंद नहीं करता है CO2 को लेना। अगर CO2 और ऑक्सीजन में उसको एक चूज करना पड़ेगा तो वो ऑक्सीजन को करेगा। बट अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर टूवर्ड्स द टिश्यू साइड, इट बाइंड्स विद द CO2 एंड फॉर्म्स कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, आज ही पढ़ो, आज ही समझ जाओ, और परसों के पेपर तक दिखना भी नहीं पड़े, इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। टिश्यू के साइड में हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करेगा और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा। ठीक है, एकदम एग्री कर गए। 104 पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का टूवर्ड्स द एल्वेलाई, 104 पार्शियल प्रेशर पे वो 104 ऑक्सीजन को ही बाइंड करेगा। दैट्स वाई 97% ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जा रहा था। क्लियर है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत रोक देना। PO2 is a major factor which could affect this binding। अभी समझा ही दिया, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, जिस तरीके से CO2 का पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा था, सेम वे में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन चाहता तो है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड कर दे, लेकिन डिसोसिएशन कर्व था वहां पे, मैंने समझाया था। ठीक है, एसोसिएट रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स वाई फिनोमिना जो इंपॉर्टेंस रखता है वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को तोड़ने वाला फिनोमिना इंपॉर्टेंस रखता है। ऑक्सीजन अगर अलग नहीं होगी तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर सेल के लिए जा रही है, न कि RBC के लिए जा रही है। बहुत क्लियर बता रही हूँ बेटा, एकदम समझ के। ऑक्सीजन RBC के लिए नहीं गई, RBC ने कार थी वो कार ऑक्सीजन को बैठा के उसके टारगेट साइड तक लेके गई है। क्लियर। तो दैट्स वाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ CO2। अगर पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा वहां CO2 से बाइंड नहीं करेगा। और ये उस तरीके से हो गया कि जैसे जैसे सपोज आपने अपने किसी दोस्त को कहीं पे भेजा था कि दूसरे दोस्त के पास, कि यार तुम उससे मिलोगे जरा ये दे देना, और समहाउ वो भी दोस्त आपको कुछ देना चाह रहा है, तो वो वहां तक चला तो गया है। तो अब वो दोस्त ने बोला यार तू उसका लेके आया, मेरा भी एक काम करेगा, ये उसका छूट गया था मेरे पास, ये तू मिलेगी तो उसको दे देना। समझना मेरी बात को। तो हीमोग्लोबिन वहां तक चला गया, हीमोग्लोबिन फ्री ना है, इसलिए हीमोग्लोबिन एफिनिटी बहुत ज्यादा नहीं रखता CO2 के साथ। पार्शियल प्रेशर अगर उसका कम रहेगा तो वो, और CO2 प्रिफर करेगा कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ज्यादा ट्रेवल करना। तो ये समझना कि कहाँ वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, कहाँ वो CO2 के साथ बाइंड कर रहा है।
When PCO2 is high and PO2 is low, लोकेशन टिश्यू, मार्क कर लो। यही हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। और ये आज से लेके नीट के एग्जाम तक कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। When PCO2 is high and PO2 is low, टेबल में चले जाओ वापस, कहाँ है ये कंडीशन, कहाँ है ये कंडीशन कि CO2 हाई है एंड O2 लो है, ये कंडीशन है टूवर्ड्स द टिश्यू। ये सब सॉल्व कर लिए बेटा, तो एकदम कंडीशन अप्लाइड वाला चीज है, ध्यान रख के। लो एंड PO2 is high as tissue, more binding of carbon dioxide occurs, whereas when PCO2 is low and PO2 is high as in alveoli, dissociation, किसका डिसोसिएशन हो जाएगा, CO2 का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी वर्क कर रहा है, क्लियर। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वहां पे ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन बोलेगा हम तो ऑक्सीजन को अब लेंगे, CO2 को छोड़ दिया। फ्रॉम कोवा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, वही कॉम्प्लेक्स takes place, that is CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli, clear। RBC contain a very high concentration of, अब यहां से हम चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं दूसरे इमेजेस को हेल्प लेके, और कुछ यहाँ पे इफेक्ट्स लग रहे हैं, उन इफेक्ट को भी पढ़ के तब इसको कंक्लूड कर देंगे। अब समझना, फिर से ध्यान से फोकस करो एकदम, ठीक है। आरबीसी का स्ट्रक्चर है, जो रेड वाला जोन है दैट इज आरबीसी। एक आरबीसी के अंदर क्या हो रहा है आपको ये समझना है, क्लियर। एकदम अच्छे से रेडी रहो, माइंड सेट कर लो और देखो, ठीक है। ये पोर्शन क्या हो गया, दिस इज टिश्यू, ये टिश्यू वाला पोर्शन हो गया, और ये ब्लड के अंदर है आरबीसी, लिखा हुआ रेड ब्लड से, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। पहले चलो ये टिश्यू भी नहीं है, ये आ गए तुम ब्लड कैपिलरी के अंदर, CO2 आ गया, और आरबीसी में ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ रहे। चलो ये टिश्यू कट करो, रुक जाओ, टिश्यू की बात बाद में करेंगे, ठीक है। ये है जो आपको प्लाज्मा लिखा है, उसी से लेके चलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में कैसे आएगा, टिश्यू से ही आएगा ना, तो टिश्यू से, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, टिश्यू से आ गया है CO2 फ्रॉम टिश्यू ट्रांसपोर्टेड टू प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब ब्लड के अंदर, ठीक है, पता है ना। ब्लड माइनस कार्पसल्स, रिमेनिंग पोर्शन इज नोन एज प्लाज्मा। ब्लड माइनस कार्पसल्स, रिमेनिंग पोर्शन को आप प्लाज्मा बोलते हो, जो लिक्विड है। तो अभी बात करते हैं कि CO2 इन प्लाज्मा डिफ्यूज हो गई, उसका नेचर है गैसेस नेचर है, सिंपल डिफ्यूजन से गई आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर गई CO2, आरबीसी के अंदर फिर से वहां पे लिक्विड तो है ही, वाटर है ही, CO2 आ रही है, वाटर रिएक्ट किया, बन गया कार्बोनिक एसिड, ठीक है। CO2 आया, वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बन गया कार्बोनिक एसिड। अब ये है अर्थ पे सबसे फास्ट एंजाइम, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो बहुत, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट है। और आप इस डेटा को पा सकते हो बायोमोलिक्यूल में, जब आप एंजाइमेटिक एक्टिविटी पढ़ रहे थे वहां पे, समझे। क्लियर, जो बहुत फास्ट रेट देते हैं वो ध्यान आ रहा है, बायोमोलिक्यूल में अपन ने पढ़ा हुआ है, वही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो कैसा एंजाइम है कि बहुत फास्ट रिएक्शन कर रहा है। तो ये CO2 और H2O के मिलते ही वो कार्बोनिक एसिड बना रहा है। और इस एंजाइम की एक खासियत और है, दिस इज द बोथ, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, ये बाई डायरेक्शनल है। ये कार्बोनिक एसिड को CO2 और H2O में भी ब्रेक कर सकता है, और CO2 को H2O से बाइंड करा के कार्बोनिक एसिड भी बना सकता है, क्लियर। नाउ कार्बोनिक एसिड है, अब आपको पता है कार्बोनिक एसिड अगर यहाँ इकट्ठा होने लगा तो पीएच क्या हो जाएगा, लो। पीएच लो हुआ तो पीएच हो जाएगा एसिडिक, ये फिर से यहाँ का एटमॉस्फेयर बिगाड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, कार्बोनिक एसिड को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया गया। तो फर्स्ट स्टेप डिफ्यूजन हुआ, सेकेंड में कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने रिएक्शन कराया, कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड का आयनिक फॉर्म,
कई सारे साइकिल पढ़ाए मैंने, आयनिक फॉर्म में मैंने तुरंत बताया, कार्बोनेट बन रहा है, बाइकार्बोनेट बना, फिर 8 लगाया तुमने, ऑर्गेनिक फॉर्म आ गया, आयनिक फॉर्म आ गया, ये एसिडिक फॉर्म, ये आयनिक फॉर्म, H प्लस फ्री हो गया। अब H प्लस भी अगर यहाँ एक्युमुलेट होगा तो भी पता है तुम्हें क्या होगा, पीएच लो जाएगा, पीएच लो जाएगा तो कंडीशन एसिडिक होगी। क्लियर, एसिडिक होगी, बात यही हो जाएगी, ना ये रह सकता है ना ये रह सकता है। इसके लिए होता है एंटीपोर ट्रांसपोर्टेशन, ध्यान से सुनना, यहाँ पे प्रोसेस होगी एंटीपोर ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई इंटरेस्टेड है फटाफट 30 सेकंड में मुझे बता दो एंटीपोर ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा। ये आरबीसी है, आरबीसी है तो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी दिया गया है, उसमें भी जो सैंपल यूज किया गया है ना, दैट इज आरबीसी मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? फटाफट बता दो एंटीपोर्ट में क्या होगा, एंटीपोर्ट में क्या होगा? एंटी इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दो आयंस तो आएंगे ना, दो आयन आएंगे, एक अंदर आएगा एक बाहर जाएगा, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेशन इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओके बेटा। तो वही बात है, अब आपको क्या करना है, इस CO3 माइनस को आपको बाहर ले जाना है, ठीक है, इस कार्बोनिक एसिड का जो कार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयन बना है, इसको आपको ट्रांसपोर्ट कर देना है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर आ गया मतलब वो प्लाज्मा में आ गया, लिखा हुआ है प्लाज्मा में आ गया। इसके बदले एंटीपोर्ट है ये, तो क्लोराइड आयन जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है, क्लोराइड आयन अंदर की तरफ गया, आयनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा। एम आई क्लियर विद दैट? किसी को कोई कंफ्यूजन? एकदम आराम आराम से समझो। SCO3 बाहर आया, SCO3 माइनस बाहर आया, और उतना ही आपको निगेटिव आयन अंदर ले जाना है ताकि आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। तो SCO3 माइनस की जगह क्लोराइड आयन अंदर चला गया, दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट पढ़े हो क्या तुम लोग कहीं? आरबीसी के केस में क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं इसको। अभी और बात करेंगे रिवर्स कैसे होगा, कैसे क्या होगा, यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड, सब साथ साथ में जल्दी फटाफट लिखा करो, क्लियर। क्लोराइड आ गया अंदर, अब तुम कहोगे मैडम ये H प्लस है, ये HCl है, सॉरी ये Cl है, तो ये दोनों मिलके HCl बना देंगे। बेटा तो प्रॉब्लम तो वही है, कार्बोनिक एसिड भी एसिड बना रहा था, H प्लस आयन फ्री रह जाएगा तो भी एसिड कंडीशन है, क्लियर। HCl बन गया तो भी एसिडिक कंडीशन होगी, इसी से तो हम बचा रहे हैं, क्लियर, इसी से हम बचा रहे हैं। तो क्या करना है, H प्लस को ले लिया हीमोग्लोबिन ने, समझना, H प्लस को ले लिया हीमोग्लोबिन ने, जो अंदर कार्बोनिक एसिड का H प्लस आयन था उसको बाइंड कर लिया हीमोग्लोबिन ने, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो डिफ्यूज हो गया था, ये मतलब ऑक्सीजन आ गया टिश्यू की तरफ चला गया, समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन को दे दिया टिश्यू को, तो H भी तो फ्री है, और कुछ H भी बाइंड करेगा अभी इसके साथ CO2 के साथ जो तुमने लिखा 25% तक, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन फ्री है, हीमोग्लोबिन बड़ा मन मर्जी का है, हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन से बाइंड कर गया, तो ये HHB कॉम्प्लेक्स बन गया, प्रॉब्लम सॉल्व। ना H प्लस आयन अंदर है, ना कार्बोनिक एसिड अंदर है, न ही HCl बन रहा है, क्लियर है? तो ये क्या हो गया, आपने बैलेंस कर दिया है, अंदर एसिडिक कंडीशन नहीं हुआ, और यही चीज बाहर नहीं हो सकती थी प्लाज्मा में, अदरवाइज इतना फास्ट ये रिएक्शन होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इतना फास्ट ये रिएक्शन करेगा कि ये प्लाज्मा की कंडीशन को एसिडिक बना देगा, एसिडिक पीएच हो जाएगा, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर ये बड़ी अच्छी रिसर्च लगती है, ये मेरे को बड़ा अच्छा डिस्कवरी में एक डिस्कवरी लगा था। तो आरबीसी के अंदर एंजाइम को लोकेट कर दिया गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की लोकेशन क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट इन ब्लड, करेक्ट, ठीक है, प्लाज्मा सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है इनसाइड द आरबीसी, एंड फोर्थ ऑप्शन है लिम्फ, कुछ भी लिख लो,
तो करेक्ट ऑप्शन ब्लड भी है, करेक्ट ऑप्शन इनसाइड द आरबीसी भी है, बट मोर एक्यूरेट इज व्हाट इनसाइड द आरबीसी। ये इतना तेज एंजाइम है, इतना फास्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है इसका, कि इसको आप प्लाज्मा में छोड़ने की गलती ही नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये प्लाज्मा में नहीं छूटेगा, ये अंदर है, ये अंदर ही फॉर्म होता है, आरबीसी के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है, और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, कार्बोनेट आयन बनेगा, कार्बोनेट आयन बाहर ट्रांसफर। अब कार्बोनेट आयन से कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? कार्बोनेट आयन डिजोल्व फॉर्म में, कार्बोनेट आयन के फॉर्म में CO2 को वहां से पास कर लिया जाएगा, क्लियर? एंड देन Cl अंदर आ गया। H प्लस आयन से प्रॉब्लम है, H प्लस को Hb ने ले लिया, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया, ठीक है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा से चला गया टिश्यू में। ये वाली कहानी सबको समझ में आ गई? इज इट क्लियर बच्चा? सिंपल से स्टेप समराइज है। फर्स्ट स्टेप डिफ्यूजन, CO2 आया प्लाज्मा से, पहला स्टेप तो है CO2 आएगा टिश्यू से ब्लड के अंदर, टिश्यू से ब्लड कैपलरी में, तो उसको अभी हिडन रखो, पता है हमें, तभी आया है प्लाज्मा में। तो CO2 इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में आने के बाद ये वाले CO2, सारे CO2 नहीं, कुछ डिजोल्व भी हो रहे हैं, अभी आते हैं उस पर भी, ये CO2 ट्रांसपोर्ट हो गए आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मा है उससे इन्होंने रिएक्ट किया, मतलब लिक्विड है, उससे रिएक्ट करके इन्होंने बना दिया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। एनहाइड्रेज एंजाइम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये केमिस्ट्री का भी पॉइंट है, देखना उसको, कैटालिटिक कैसे रोल करता है। एनाइड्रेज एंजाइम में बनाया कार्बोनिक एसिड, स्टेप 2, स्टेप 3 कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन इन आयनिक फॉर्म, ठीक है, एसिड H प्लस दे देता है, H प्लस निकल गया, H प्लस फ्री रहेगा तो एसिडिक कंडीशन बनेगी, तो H प्लस को बाइंड कर लिया हीमोग्लोबिन ने, बन गया HHB, क्लियर? ये हीमोग्लोबिन कौन से है, वो जो ऑक्सीजन लेके आए थे और ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिए प्लाज्मा में, मतलब प्लाज्मा में आया एंड प्लाज्मा से टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो गई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का काम खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बचा ये कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन को प्लाज्मा में रखने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कार्बोनेट आयन आ गया प्लाज्मा में, एंड कार्बोनेट आयन की बैलेंसिंग को बनाने के लिए क्लोराइड आयन चला गया आरबीसी के अंदर, और क्लोराइड को फ्री H प्लस न मिले, इस चीज को मेंटेन करेगा हीमोग्लोबिन, एवरीथिंग इज स्मूथ। ट्रांसपोर्टेशन के लिए CO2 का फॉर्म कन्वर्ट कर दिया गया, उसको कार्बोनेट आयन के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। नाउ बैक चलते हैं, क्लियर? क्या कह रहा है यहाँ पे, आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हाई कंसंट्रेशन के साथ ये भी लिख लेना, हाई रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको बायोमोलिक्यूल वाले पॉइंट से रिलेट कर लेना, एंड माइन्यूट क्वांटिटीज, मतलब बहुत कम अमाउंट में, ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, बहुत कम अमाउंट, समझना इस चीज को, यहाँ पे लिया है डेटा इसलिए लिख लेना, लेकिन वो रिएक्शन रेट इतना फास्ट नहीं कर पाएगा कार्बोनिक एसिड को फॉर्मेशन का वहां पे, जितना कि आरबीसी के अंदर है, तो हाईली कंसंट्रेशन, और ये लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन बनती है, जब तक नहीं पूछेगा कि प्लाज्मा में प्रेजेंट है तब तक आप आरबीसी के साथ जाओ, जब पूछ रहा है तो ऑब्वियसली पूछेगा कि मोर किस में प्रेजेंट है, लेस किस में प्रेजेंट है, तो उसके लिए कार्बोनेट आयन के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म ध्यान में रखें। दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन को करा रहा है, एज ए रिक्वायरमेंट, जब वो कंडीशन होगी वहां पे पार्शियल प्रेशर और उसके डिफ्यूजन की कंडीशन होगी, तो अभी इसी कार्बोनेट से वापस CO2 फ्री होगी और वो प्लाज्मा में आएगी एंड एल्वेलाई में चली जाएगी, क्योंकि आपको CO2 निकालना है, आपके मुंह से, नाक से या मुंह से आप जब एक्सेल कर रहे हो तो आप कार्बोनिक एसिड नहीं निकाल रहे हो ना बेटा, तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, ये तो ट्रांसपोर्ट हो रही है। दैट इज लाइक कि एक कार है, कार में आगे की सीट पे बैठा है या पीछे की सीट पे बैठे हैं, तो आगे की सीट को अपन बोल देते हैं आरबीसी, पीछे की सीट को अपन बोल देते हैं प्लाज्मा, ठीक है बच्चा, एकदम अच्छे से समझो। तो कार्बोनिक एसिड बना और एज ए रिक्वायरमेंट कार्बोनिक एसिड आगे फिर से ये कार्बोनेट आयन और H प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ, तुम और एडिशनल यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन इसी जगह पे लिख सकते हो, ठीक है, H प्लस आयन बाइंड्स विद द HB हीमोग्लोबिन टू फॉर्म HHB, तो H प्लस आयन फ्री हो गया, SCO2 CO3 ट्रांसपोर्टेड टू प्लाज्मा,
प्लाज्मा, ब्लड, ब्लड या प्लाज्मा कुछ भी लिखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। एंड क्लोराइड आयन विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनेट आयन एंटर्स टुवर्ड्स द आरबीसी। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इतना बात समझ में आ गया? नोट करना है क्या किसी को? आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत चिक चिल्ला के बता दिया मैंने, तो एकदम फोकस होके समझ में आ गया ना? एलम के अलावा तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? पर या आ गया बेटा? मनाली क्लियर है? कार वाला कॉन्सेप्ट याद रखो बेटा, एक कार ही आरबीसी है, ठीक है? और रोड हो गया ब्लड, सिंपल सी बात। कैपलरी है वैसे तो रोड, लेकिन अभी समझ लो कि आरबीसी, आरबीसी नहीं है यार, चलो कार को आप समझ लो ब्लड एंड, नहीं कार को तो आप ब्लड नहीं समझो, आरबीसी समझो और यहाँ हीमो। यार चलो यार, वही पहले वाला ही सही एग्जाम। बैठने के ऑप्शन कहाँ कहाँ है CO2 के, वो ध्यान दो। कार समझ लेते हैं अपन, ब्लड है, ट्रांसपोर्ट जिससे हो रहा है, तो CO2H2O, ये रिएक्शन नहीं भूलना। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एट द टिश्यू साइट, एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, कोई दिक्कत नहीं। ड्यू टू कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म वहां पे चल रहा है, ग्लूकोज का कैटाबोलिज्म हो रहा है, वो भी पता है, ठीक है। CO2 डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, आरबीसी एंड प्लाज्मा बोथ हैविंग इन ब्लड, और भी होता है, WBC होता है, प्लेटलेट होता है, पढ़ेंगे आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। अभी यहाँ पे जिनका रोल है उनका नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ब्लड के लिए एनसीईआरटी के उस पेज पे लिखा था कि ब्लड कंटेंट्स आरबीसीज एंड प्लाज्मा, और आप मैडम यहाँ पे बता रही हो कि ब्लड में ये भी होता है वो भी होता है, ये सब कोई बात बकवास वाली नहीं। इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लड में ट्रांसफ्यूज किया है तो आरबीसी और प्लाज्मा है। तो अभी दोनों लोकेशन, दोनों ऑप्शन बाकी हैं, वो हीमोग्लोबिन के साथ जाए, वो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया, वो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाए, वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, सारे ऑप्शन है CO2 के पास। तो आरबीसी एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्स कार्बोनेट आयन एंड H+ आयन एट द एल्वुलर साइट। यहाँ तक कहानी आपको जो मैंने क्लोराइड इफेक्ट पढ़ाया अभी उससे रिलेटेड है। एट द एल्वुलर साइट वेयर PCO2 इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तभी आपका वहां पे एंजाइम जो है, दैट एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो इसको रिलीज भी कराएगा अभी, क्लियर। अपोजिट डायरेक्शन मार्क करना, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। काम आसान हो गया, एक ही एंजाइम का नाम याद रखना है। Thus, CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2। ट्रैप्ड हुआ है, SCO3 के फॉर्म में चेंज हुआ है, जब रिलीज होना होगा फिर से CO2 बन जाएगा। आया था CO2, बन गया SCO3, फिर बनेगा CO2 एंड रिलीज हो जाएगा। इस फिनोमेना में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ डेटा दिया हुआ है अगेन, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द alveoli। अभी इनके बीच में कहानी बहुत सारी बाकी है, तो आ जाते हैं अपन और कहानी सुन लेते हैं। क्लियर। गैसेस एक्सचेंज एट रेस्पायरिंग टिश्यू, ध्यान से देखो फिर से, CO2 अलग कैसे होगा उसका भी मैकेनिज्म देखो, सेम रिवर्स करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे परसेंटेज की कहीं कोई बात नहीं दी या मुझसे छूट गया एनसीईआरटी का पॉइंट? सिर्फ 20 to 25% का डेटा दिया है। एक मिनट, मुझे एनसीईआरटी फटाफट चेक करने दो, एक मिनट बेटा। ये तो अति अत्याचार दे दिया एनसीईआरटी ने, डेटा नहीं लिखा है। चलो अभी आप पूरा डेटा लिखो अच्छे से, कोई बात नहीं। यही है, सही है, सही लिया है मैंने, मुझे लगा मुझसे कुछ मिस हो गया। तो बात क्या है कि हाँ 20 to 25% आपका चला गया। तो मिस हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आ चुका है परसेंटेज ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आया हुआ है परसेंटेज। भाई मैं सोचू कहाँ एनसीईआरटी में लिखा तो था, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑलरेडी परसेंटेज आ गया है। और एक चीज ये भी मार्क कर लेना, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव कि every 100 ml of oxygenated blood transport 5 ml of oxygen, and every 100 ml of deoxygenated blood transport 4 ml of CO2। दोनों डेटा रिलेटिव इंफॉर्मेशन है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आ जाओ वापस थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ बेटा वापस। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, जो आपका HbCO2 कॉम्प्लेक्स बन, ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना, उससे ट्रांसपोर्ट हो गया। एंड 70% बाई बाइकार्बोनेट हो गया, जो अभी आपने पढ़ा। एंड 7% को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपनी सॉलिबिलिटी के हिसाब से डिसॉल्व होके प्लाज्मा के साथ ट्रेवल कर रहा है बढ़िया से। क्लियर है, ये वाला भी डेटा याद रखना। तो अभी बात ये हो रही है कि हमने पढ़ा क्लोराइड इफेक्ट, तो अभी इन सब इसका एक तो रिवर्सिबल देखना है, और फिर पूरे 100% CO2 को रिलीज कराना। तो डिजोल्व CO2 के फॉर्म में कितना गया, इसमें परसेंटेज बताओ, फटाफट बताओ। यहाँ पे A की वैल्यू बताओ, यहाँ पे P की वैल्यू बताओ, एंड यहाँ पे C की वैल्यू बताओ। ABC फिल करो, अभी अभी बताया। ABC सीक्वेंस में लिख दो। 7A, ओके, A7, यस बेटा। B 20 to 25, वेरी गुड। एंड C, नहीं, B 20 to 25 नहीं होगा बेटा। मनाली, एलम, एलम फिर से रिवाइज करो। B क्या होगा, B मतलब मैंने इसको दिया है, B मैंने दिया है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड 70% में, क्लियर। एंड C है आपका 20 to 25। ओके बच्चा, ठीक ठीक ठीक, चलो अभी देखो अच्छे से। हाँ वेरी गुड, ये आपको परसेंटेज ध्यान में रखना है। तो देखो बेटा, सिंपल सी चीज है, कोई चीज घुल के किसी मीडियम से आ रही है और वो सिंपल डिफ्यूजन से डिफ्यूज हो सकती है। तो अभी ये आने वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, क्लोराइड इफेक्ट क्लियर है। अब जाने वाला कॉन्सेप्ट देखो, तो टुवर्ड्स द एल्वोलाई अपने को देखना है रिएक्शन। डिजोल्व CO2, सिंपल डिफ्यूजन, कोई बात नहीं, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे CO2 का हाई होगा, यहाँ लो होगा, PCO2 लो होगा। डिफ्यूजन बीच में क्या आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस, क्लियर। यहाँ पे बेसमेंट सब्सटेंस है, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर्म बाय द कैपिलरी एल्वोलाई एंड बेसमेंट सब्सटेंस। तो डिजोल्व CO2 ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको दिक्कत है कोई, कितने परसेंटेज है, 7%, 7% CO2 आ गई एल्वोलाई के अंदर, क्लियर। HbCO2 का भी फिर से वही एफिनिटी वाला केस, यहाँ पे उसको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई मिलेगा। आर यू ओके विद दैट स्टेटमेंट के साथ, ओके हो ना। एल्वोलाई के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ट्रांसपोर्ट ब्लड में आएगा, ब्लड से आरबीसी में आएगा, CO2 का डिसोसिएशन हो जाएगा। तो हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट प्रमोट डिसोसिएशन ऑफ HbCO2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और Hb से CO2 रिलीज हुआ, कंसेंट्रेशन हाई है भैया, यहाँ पे 25% थी, तो ये अपना ट्रेवल कर गया इधर, ठीक है, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम फिर से किसको है, प्लाज्मा में है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन को लाना पड़ेगा अंदर फिर से, क्योंकि ये एंजाइम यहीं पे है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये एंजाइम जो यहाँ है, तो यही यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता है। प्लाज्मा में है लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में है, ये ऑलरेडी मेंशन है एनसीईआरटी में। तो कार्बोनेट आयन अंदर गया, कुछ नहीं, क्लोराइड को बाहर कर दिया। दिस इज अगेन क्लोराइड शिफ्ट, एंटीपोड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक नेगेटिव आयन अंदर आया, एक नेगेटिव आयन बाहर गया, आयनिक बैलेंस मेंटेन है, क्लियर। एंड देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज फॉर्म्स
यहाँ पे पहले H प्लस आयन, अब अगेन वही एफिनिटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, फेवरेट मॉलिक्यूल आ रहा है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया एंड HbO2 बन गया और हीमोग्लोबिन से H रिलीज हो गया। ध्यान से देखना, हीमोग्लोबिन ने H को छोड़ दिया। फिर से देखो ध्यान से, कलर थोड़ा चेंज करूंगी, चलो व्हाइट कलर, ठीक है। HB और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के आते ही ये सीक्वेंस टूटेगा और H प्लस आयन फ्री और HbO2 बन जाएगा एंड H प्लस आयन जो फ्री हुआ वो कार्बोनेट आयन के साथ बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बना दिया एंड कार्बोनिक एसिड को कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने तोड़ दिया H2 और CO2 में। और H2 आपने शुरू में ही देखा था, वो अंदर ही था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे रह जाएगा एंड CO2 डिफ्यूज हो जाएगी। तो कितने परसेंटेज आ गया, 70% यहाँ से डिफ्यूज हो गई, ठीक है, 7% यहाँ से डिफ्यूज हो गया एंड 23% यहाँ से डिफ्यूज होता है। सब जोड़ के देख लो, टोटल 100% हो जाएगा। तो जब आपसे एग्जैक्ट पूछे तब आप यहाँ पे 23% करना, अदरवाइज आप एनसीईआरटी की रेंज याद रखो 20 to 25%। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 टूवर्ड्स द टिश्यू। पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई था, टूवर्ड्स द एल्वेलाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करना चाहेगी तो CO2 को छोड़ देगी, क्लियर। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन बाइंड करना चाह रही है तो H प्लस को भी छोड़ देगी। H प्लस जो छूटा वो क्लोराइड इफेक्ट से कार्बोनेट आयन जो अंदर आया उसके साथ बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बना देगा। कार्बोनिक एसिड को कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम तोड़ देगा H2 और CO2 में, और हमें CO2 को तो एक्सेल करना था तो एक्सेल हो गया CO2। गला बैठ जाएगा। इज इट क्लियर? डिजोल्व CO2 यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हुआ 3 फॉर्म में, A B C एंड फिर उसी तरीके से 3 रास्ते से 3 रूट से CO2 को फिर से निकाला गया और उसको डिफ्यूज करा दिया गया एल्वोलाई में। तो टूवर्ड्स द एल्वोलाई रिएक्शन, टूवर्ड्स द टिश्यू साइड रिएक्शन, ये ध्यान रखना बच्चा, कोई घबराएगा नहीं इसमें। क्लोराइड शिफ्ट का नोट्स लिख लेना, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट? मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट आयन सो फॉर्म इन द एरिथ्रोसाइट मतलब RBC sifts out through a transporter which use antipode transportation. This is an antipode transportation which influx याद है, efflux बाहर, influx अंदर, influx one ion of chloride with respect to one carbonate ion for every ion of bicarbonate ion shifting out। जो बाइकार्बोनेट आयन बाहर जा रहा है उसके लिए जो आयन आ रहा है अंदर वो एक ही आयन क्लोराइड आयन है, वो अंदर आ रहा है। दिस फिनोमेना इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज द क्लोराइड शिफ्ट और द हैम्बर्ग, अब ये याद रखना एमसीक्यू में आ जाएगा ये, हैम्बर्गर फिनोमिना, Hamburger phenomena or chloride shift। Hamburger are the scientist, was the scientist and उन्होंने ये फिनोमिना दिया था इसलिए इसको हैम्बर्गर फिनोमिना भी कहते हैं। और क्लोराइड शिफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ऑप्शन में आएगा, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन या for the transportation of CO2 in form of bicarbonate ion, 70% of transportation of CO2, तो that option is correct, ठीक है। हेल्डाने इफेक्ट क्या हो गया, ये जो ऑक्सीजन आपका बाइंड किया ये सारा आपका जो अंदर डीऑक्सीजनेशन वगैरह प्रोसेस है इसको बोलते हैं हेल्डाने इफेक्ट। क्लोरीन का जो फॉर्मेशन, क्लोराइन का जो शिफ्ट हुआ दैट इज क्लोराइड शिफ्ट एंड ऑल फिनोमेना इज हेल्डाने इफेक्ट। अब एक बार इसको देखो, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन रिड्यूसेस हीमोग्लोबिन CO2 एफिनिटी, जो आपने देखा टुवर्ड्स द एल्वोलाई, क्लियर। टुवर्ड्स द एल्वोलाई साइड आपने रिएक्शन देखा कि वहां पे ऑक्सीजन के आने से CO2 की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से कम हो गई, दैट इज द हेल्डाने इफेक्ट। तो कुछ जो टर्म्स आए हैं बेटा इनको बहुत अच्छे से याद रखना, बोर इफेक्ट, हेल्डाने इफेक्ट, क्लियर। Deoxygenation of the blood increases, deoxygenation of the blood increases its ability to carry carbon dioxide, जो आपने देखा था
PO2 ट्रांसफर हो गया था, PCO2 टुवर्ड्स द टिश्यू साइड ज्यादा था, तो इसने क्या किया कि कार्बो जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स में क्या था, एबिलिटी टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इंक्रीजेस। क्लियर, ब्लड के अंदर CO2 को कैरी करने के लिए चांस एफिनिटी उसकी बढ़ जाएगी, वही लिखा है। तो डीऑक्सीजनेशन मतलब उससे ऑक्सीजन डिफ्यूज होना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, लिख लेना। ऑक्सीजन आउट कहाँ होगा, टुवर्ड्स द टिश्यू। Conversely, oxygenated blood has a reduced capacity for carbon dioxide. अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन जो या ब्लड की बात करो तो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करना फेवर करता है। ये अपन ने बोर इफेक्ट में भी देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो है तो बोर इफेक्ट में कल देखा था कि जो ग्राफ था वो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है तो बोर इफेक्ट का जो ग्राफ था वो राइट शिफ्ट हो रहा था। वही बात है, आ गया बोर इफेक्ट। फिर से कंपैरेटिव आप देख लो, लेफ्ट लो CO2 लेफ्ट को शिफ्ट किया था एंड हाई CO2 डिसोसिएशन कराएगा एंड कर्व शिफ्ट टू राइट। ठीक है, हाई CO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, तुम्हें एक ग्राफिकल क्वेश्चन मिल जाएगा। ग्राफिकल क्वेश्चन देखना, बोर इफेक्ट का ग्राफ बना हुआ है, वहां पे आर्टरी और वेन्स की बात किया होगा। ठीक है, मॉड्यूल में देखना एक्सरसाइज 3 में, उसको जरा सॉल्व करना, थोड़ा दिमाग लगाना। कौन सी आर्टरी कौन सी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, डीऑक्सी जनरल है। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड से पूछेगा, कार्डियक वर्ड से पूछेगा, देखना उसको ध्यान से। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, किसमें CO2 जाता है किसमें ऑक्सीजन आता है। वो ज्यादा क्लियर तो आपको बिल्कुल ऑब्वियसली होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, बट ध्यान देना इस चीज को कि आपको थोड़ा तो पता ही है ना कि लंग्स के अंदर जो आ रहा है वो ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहा है, तो उसके पास सबसे कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा, और जब वो लंग से ब्लड ले लेगा तो सबसे हायर पार्शियल प्रेशर उसी वेन में होगा। जो आप पल्मोनरी वेन में बोल रहे थे हम ना कि ओनली एक वेन है जो ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, तो जरा वो क्वेश्चन को देखना, मैं भी देखूंगी मॉड्यूल में है या नहीं है, वैसे जहां तक लास्ट ईयर मैंने सॉल्व कराया था। ठीक है, तो बोर इफेक्ट और हेल्डाने इफेक्ट को यू कैन रिलेट। हेल्डाने इफेक्ट जो CO2 को डिफ्यूज करा रहा है, बोर इफेक्ट जो ऑक्सीजन को रिलीज करा रहा था। ठीक है, मतलब CO2 के बढ़ने से ऑक्सीजन को रिलीज करा रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को तोड़ रहा था, ये टूवर्ड्स द ओके ये टूवर्ड्स द टिश्यू होगा, ये वाला पॉइंट देखना। मैं अभी कैपिलरी देख के सोचने लगी क्या लिखा है, एंड ये टूवर्ड्स द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। क्लियर, एनवायरनमेंट के थ्रू CO2 को रिलीज होने के लिए हेल्डाने इफेक्ट वर्क कर रहा है एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, डिसोसिएट होने के लिए, डिसोसिएट वर्ड ध्यान रखना, नॉट एसोसिएट, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स डन बाय द बोर्स इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये नोट डाउन कर लेना। इंक्रीज CO2 एंड इंक्रीज H+ ion cause more release of oxygen from hemoglobin which have 97% saturation capacity to bind with oxygen। ठीक है, HbO2 कॉम्प्लेक्स या HBO को फॉर्म करके, that is less affinity of oxygen with hemoglobin, it is known as Bohr effect। हेल्डाने इफेक्ट क्या कहते हैं, हेल्डाने इफेक्ट कह रहा है रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन रिमूव होगा फ्रॉम हीमोग्लोबिन, इंक्रीज द एबिलिटी टू रिड्यूस हीमोग्लोबिन टू पिक अप CO2 and H+ ion, CO2 generated H+ ion, दिस इफेक्ट इज नोन एज हेल्डाने इफेक्ट। एक मिनट रुको, मेरे को थोड़ा कंसंट्रेट करने दो बच्चा। रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है, इंक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। अरे एच मतलब रिड्यूस्ड हो गया ना, वो ऑक्सीजन निकल गया, रिड्यूस्ड हो गया, अभी बस ऐसे समझो वो फ्री हो गया। ठीक है, फ्री है तो वो पिकअप करेगा, इंक्रीज हुई है एबिलिटी, रिड्यूस क्यों लिखा, इंक्रीज हुई एबिलिटी कि CO2 को पिक कर ले, और H+ आयन को भी तो पिक कर रहा था, तब HH भी बन रहा था, तो जो आपने CO2 को पिक करना
देखा कार्बोनिक एसिड का बनना, और जो आपने HSB का बनना देखा उसके बारे में आपके हेल्डाने इफेक्ट में आ जाएगा। दिस इज नोन एज हेल्डाने इफेक्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड, दैट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, 4-5 इफेक्ट और 4-5 फिनोमिना है, उसको अच्छे से समझ लो बेटा। क्लियर है? समझ में आया? कुछ पूछना है? चलो कल ये फिर से एक बार मैं बता दूंगी, तब तक तुम लोग एक बार पढ़ लो इसको, फिर हम लोग इस पे बात कर लेंगे। सबको क्लियर हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये सब, ये बड़ा मजा आता है ये सब पढ़ने में। जब थोड़ा सा मैथमेटिकल ग्राफ ग्राफ आता है ना, तो लिटरली उस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती बढ़ जाती है। आपको समझ में आता है कौन कब बढ़ रहा है, किससे बाइंड किया, क्या घट रहा है, क्या होगा। बट मैकेनिज्म क्लियर होने चाहिए, स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही। अब ये कुछ देर के बाद सोचो कि ये HHB क्या है, ये H2CO3 कैसे बन रहा है, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। स्टेप बाय स्टेप चलो बस, सिंपल। ठीक है, यहाँ की थ्योरी हो गई थी पूरी, हाँ कंप्लीट हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पोर्शन रहेगा रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर, और एज पर एनसीईआरटी उसको कल खत्म कर देंगे। एक पैराग्राफ है रेगुलेशन में, एंड 2 3 4, 3 डिसऑर्डर दिया हुआ है। हालांकि इसमें एक पूरा कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। चलो कल ही करते हैं इनके बारे में। मतलब जो साइट होता है ना, कहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, किसी धूल वाली फैक्ट्री, किसी डस्ट वाली फैक्ट्री में कर रहे हो, किसी स्टील फैक्ट्री में कर रहे हो, तो वहाँ स्टील के डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, उनसे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है वो आपके वर्क साइट पे, बॉम्ब की फैक्ट्री में कर रहे हो, तो मतलब आपके ब्रीदिंग में, आपके गैसेस एक्सचेंज में क्या कोई ऐसा चीज जा रहा है जिससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो रहा है। कल ही करते हैं इन पे बात, अच्छे से करेंगे। यहाँ का अब देखो बेटा, MCQs देखो, आज PYQ भी कर लेना, तुम लोग सुनो ध्यान से थोड़ा। अच्छे बच्चे हो ना, एकदम अच्छे बच्चे अच्छे बच्चों की तरह काम करते हैं, तभी बहुत अच्छे हो जाते हैं वो धीरे धीरे। तो अभी PYQs भी सॉल्व करना, रिमेनिंग पोर्शन ऑलरेडी मार्क होगा, फटाफट सॉल्व करना, हार्डली आई थिंक 1 आवर लगेगा आपको। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम संडे को ही दे देंगे, उसको सॉल्व करते रहना, संडे मंडे ट्यूसडे तक खत्म कर देना, ठीक है? और घबराना बिल्कुल भी नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बायो का कोर्स खत्म होने के बाद तुम्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है, बट इसलिए मैंने बोला है धीरे चलो, साथ में चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। घबराना बिल्कुल भी नहीं, सब पढ़ाई हो जाएगी। यू डोंट हैव मॉड्यूल? आज बता रहे बेटा? अच्छा, तुमने उस दिन मॉड्यूल की फोटो के लिए बोल भेजने को कहा था क्या? तो फोर्सफुली थोड़ा कॉल करके बोलना था। चलो फरिया, मैं अभी देखती हूँ, मॉड्यूल है मेरे पास, देखती हूँ, उसका PDF बना के आपको भेजती हूँ। एक्सरसाइज 1 2 3 से आप सॉल्व करो और कॉन्सेप्ट को देखो, जहां पे भी फंसो सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, तुरंत लेक्चर को दोबारा सुनो, मुझसे पूछना है कुछ मुझसे पूछो, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ते चलो बेटा। चलो बाय बेटा, बाय, टेक केयर।